हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं किसे ANC 01 जो जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं एज ए क्रैश कोर्स हम कवर कर रहे हैं। ANC 01 को एग्ज़ाम जो आने वाला है 2022 में, उसके लिए हम लोग ANC शुरू हम लोगों ने किया है और इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से। इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा यूनिट? आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए है हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने के लिए है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए वो है विटामिन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन को। आज हम लोग किसे पढ़ने वाले हैं? विटामिन को। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या विटामिन में पढ़ने के लिए है। तो जब हम बात करें विटामिन की तो विटामिन होते हैं दो तरीके का। विटामिन दो तरह का होता है। एक विटामिन होता है जो फैट में पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल। और एक विटामिन होता है जो वाटर में घुल जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कहते हैं। तो अब बात आती है कि फैट सॉल्युबल कौन सा है, वाटर सॉल्युबल कौन सा है। तो फैट सॉल्युबल हो गया जो कौन कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, अगर उससे हम लोग डिस्कस करें तो याद रखिएगा A, D, E और K। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये हो गया फैट सॉल्युबल जो फैट में आसानी से घुल जाता है। और दूसरा जो और बाकी ये भी कहें जो फैट की मदद से खुल जाता है। एक होता है वाटर सॉल्युबल जिसमें आपको आ जाएगा बी कॉम्प्लेक्स में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन है वो, और विटामिन सी, ये दोनों आपको हो गए कौन से? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब बात आती होगी याद करने की, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता कि ADE जो यहाँ लिखा हुआ है इसे अगर हम KEDA लिख दें तो कैसा रहेगा? ये हो जाएगा कीड़ा। हिंदी में होता है ना कीड़ा, इंसेक्ट, वो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। मैं वैसे तो ट्रिक को मैं उतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन याद रखने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। जो कीड़ा जो है, कीड़ा जो है ये फैट में सॉल्युबल है। कीड़ा जो है ये मानिए कोई कीड़ा है और ये फैट में सॉल्युबल है। ये एक ग्लास लिए, इसमें हम लोगों ने फैट दिया और इस फैट में ये कीड़ा क्या हो गया, धीरे 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 घुल गया, धीरे धीरे कीड़ा घुल गया, मतलब ये फैट सॉल्युबल है। ये एक ट्रिक है। तो विटामिन KEDA ये सब फैट सॉल्युबल है। बाकी बचा बी और सी, ये आपको वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। अब आई होप कि आपको ये विटामिन ADE जिसे हम लोग कीड़ा भी बोल देंगे KEDA, और बी और सी क्या क्या है वो समझ में आ गया होगा। आगे की पूरी यूनिट इतने विटामिन को पढ़ने के लिए हम लोगों को है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहला विटामिन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है और वो है विटामिन A। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि विटामिन A क्या है। तो विटामिन A है, क्या है? फैट सॉल्युबल है विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए का एक नाम है अपना, इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। दूसरी खासियत विटामिन ए का क्या है? दूसरी खासियत विटामिन ए का है कि ये ओनली ओनली किस में पाया जाता है? तो एनिमल फूड में पाया जाता है। एनिमल फूड में ये पाया जाता है विटामिन ए। तो आप कहेंगे कि ठीक है, तो प्लांट फूड जो जो शाकाहारी हैं क्या उसे विटामिन ए नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन अगर कोई नॉनवेज है तो उसके पास विटामिन ए बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन कोई वेज है तो विटामिन ए उसके पास कम आएगा, लेकिन विटामिन आएगा। तो वेज को विटामिन कहाँ से आता है वो इंटरेस्टिंग है। अब जैसे मानिए कोई प्लांट है, जैसे मानिए आप कोई प्लांट है, ये प्लांट हर कलर का होता है। कोई हो गया आपको ग्रीन हो गया, कोई आपको येलो हो गया, कोई, तो ये सब क्या है? ये इस कलर का पिगमेंट प्लांट में रहता है और प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है, येलो कलर का दिखता है। ये सारे पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ये सारे पिगमेंट को बोलते हैं कैरोटेनॉइड। क्या बोलते हैं? कैरोटेनॉइड। तो प्लांट में जो ग्रीन और येलो पिगमेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं
कैरोटेनॉइड। अब ये कैरोटेनॉइड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नॉनवेज एनिमल फूड से विटामिन ए ले लेता है, लेकिन प्लांट फूड विटामिन ए कैसे प्रोवाइड कराता है? तो यही है वो चीज़ जो विटामिन ए प्रोवाइड कराता है। कौन? कैरोटेनॉइड। तो हर प्लांट में कैरोटेनॉइड होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हो तो उसमें कैरोटेनॉइड होगा, येलो हो तो कैरोटेनॉइड होगा। एक्चुअली कैरोटेनॉइड होता सब में है, ग्रीन और येलो कलर प्लांट में होता है, लेकिन क्योंकि क्लोरोफिल का मात्रा किसी किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी क्या, हर प्लांट में, ज़्यादातर प्लांट में क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्लांट ग्रीन दिखता है। लेकिन जो पते की बात वो है कि कैरोटेनॉइड सब में होता है। और ये कैरोटेनॉइड क्या करता है? तो ये कर देता है क्या चीज़, रेटिनॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। कैरोटेनॉइड ही क्या हो जाता है, जब हम लोग खाते हैं तो कैरोटेनॉइड हमारे शरीर में रहता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेटिनॉल में। आप बोलेंगे रेटिनॉल क्या है? अभी हमने आपको कहा था कि रेटिनॉल ही है विटामिन ए। रेटिनॉल ही क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। तो इसलिए ये कैरोटेनॉइड को क्या कहा जाता है? तो कैरोटेनॉइड को कहा जाता है, एक टर्म दिया गया है, प्रीकर्सर। क्या चीज़? प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। वो कौन है? जब भी बात आएगी आपको, अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए क्या है, तो प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए है कैरोटेनॉइड। कौन सा है? कैरोटेनॉइड। कि जब हम प्लांट फूड लेते हैं तो वो पहले कैरोटेनॉइड होता है, वो कैरोटेनॉइड हमारे शरीर में कन्वर्ट होता है किसमें? विटामिन ए में। अब बात आती है, क्या अगर इतना ही सही तरीके से अगर कन्वर्ट होता है तो एनिमल फूड की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत है क्योंकि जितने भी कैरोटेनॉइड हैं वो सबके सब विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो सबके सब विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होते हैं, आधे होते हैं, हाफ। कितने होते हैं? तो हाफ कन्वर्ट होते हैं और हाफ यूं ही रह जाते हैं। इसलिए एनिमल फूड को लोग ज़्यादा प्रीफर करता है विटामिन ए को अपने शरीर में लेने के लिए। तो आई होप कि मैंने आपको समझा पाया। चलिए अब आगे विटामिन ए के बारे में देखते हैं और क्या इसके लिए हम लोगों को जानना है। अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। क्या चीज़? एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को प्रेस करिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। और अगर कोई भी दिक्कत है समझने में तो कमेंट करके बोलें, और अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बोलें कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। चलिए अब हम लोग एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज की बात करते हैं विटामिन ए की। हम जानते हैं ज़्यादातर फूड जो भी हम पूरी तरीके से खाते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहले वो माउथ में जाता है। सबसे पहले वो कहाँ जाता है? माउथ में जाता है। फिर ये स्टमक में जाता है। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर कहाँ जाता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर चीज़ क्या हो जाता है? पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये विटामिन ए भी स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है शरीर के अंदर, तो इसके ऊपर वाले पार्ट में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पार्ट में ही ज़्यादातर जो भी हम खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो क्या जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसके बाद, जैसा हर एक भोजन के साथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड के हेल्प से, किसके हेल्प से? तो ब्लड के हेल्प से कहाँ पहुँचता है? लीवर में पहुँचता है। ब्लड के हेल्प से विटामिन ए लीवर में पहुँच जाता है। लीवर में इसके पहुँचने के बाद देखिए, एक टर्म है जो आपको याद रखना होगा। वो टर्म है क्या? वो टर्म है CHY। इसे आप लोग लिख ही लें, LOMICRON। ठीक है, ये एक वर्ड है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसको हम बोलते हैं काइलोमिक्रॉन। क्या बोलते हैं इसे हम?
काइलोमिक्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये कंटेन करता है फैट। ये क्या कंटेन करता है? फैट। अभी हमने देखा कि विटामिन ए लीवर में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के हेल्प से ये लीवर में पहुंचा। ठीक। उसके बाद एक चीज से उसकी दोस्ती हुई, वो है काइलोमिक्रॉन। काइलोमिक्रॉन क्या कंटेन करता है? फैट। काइलोमिक्रॉन क्या कंटेन करता है? फैट। और इसी काइलोमिक्रॉन की मदद से ये क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। काइलोमिक्रॉन के ही मदद से ये एब्जॉर्ब होता है और ये ब्लड में घुल जाता है। ठीक। मतलब जब ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ, जब ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, तो उसके बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद जो ये ब्लड के साथ फ्लो कर रहा था और ये एब्जॉर्प्शन जो इसका हुआ, उसमें इसका फ्रेंड कौन था? इसका फ्रेंड था काइलोमिक्रॉन। ये काइलोमिक्रॉन के ही मदद से ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मानिए यहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया, एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट होने में मदद काइलोमिक्रॉन किया, और उसके बाद ये कहाँ पहुँच गया? तो लीवर में पहुँच गया। उसके बाद ये कहाँ पहुँच गया? लीवर में पहुँच गया। तो अब जितने भी विटामिन पहुँचा लीवर में जितना भी विटामिन ए पहुँचा, जितना भी विटामिन ए इस लीवर में पहुँचा, उसमें से 90% क्या हो गया? 90% विटामिन ए स्टोर हो गया लीवर में ही। ये स्टोर हो गया कहाँ में? तो लीवर में ही ये स्टोर हो गया। कौन? 90% विटामिन ए कहाँ पे स्टोर हुआ? लीवर में स्टोर हो गया। बाकी का बचा 10% विटामिन ए। 10% विटामिन ए फिर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे शरीर में। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 10% विटामिन ए पूरे शरीर में, और 90% लीवर में एब्जॉर्ब होके स्टोर हो जाता है। जब जरूरी होगा तो वहाँ से निकलेगा। बाकी का 10% निकल पड़ता है और जहाँ जहाँ इसको जाना होता है चला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट होके ये कहाँ कहाँ जाएगा? ये जाएगा किडनी में, डिस्ट्रीब्यूट होकर ये किडनी में जाएगा, ये जाएगा लंग्स में, ये जाएगा ग्लैंड में, जितना भी ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड खास करके, वो सब में ये जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्ब है वो लिवर में स्टोर हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो किडनी, लंग्स, ग्लैंड्स, ये सब में जाकर के अपना काम करना शुरू कर देगा। ये था विटामिन ए का जब एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन हेल्प करता है इसके ट्रांसपोर्टेशन में, लीवर से लेकर के अदर पार्ट तक ऑफ बॉडी। अभी हमने एक वर्ड लिया था काइलोमिक्रॉन। काइलोमिक्रॉन का काम क्या था? तो काइलोमिक्रॉन का काम था, क्योंकि वो फैट कंटेनिंग पार्टिकल है और विटामिन ए क्या है? तो फैट में एब्जॉर्ब होने वाला विटामिन है। तो क्योंकि विटामिन ए फैट में एब्जॉर्ब होने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए अगर फैट में एब्जॉर्ब होता है तो इसकी फ्रेंडशिप तो काइलोमिक्रॉन से होगी ही। इसकी फ्रेंडशिप काइलोमिक्रॉन से तो होगी ही, क्योंकि ये फैट कंटेनिंग पार्टिकल है। और इसके हेल्प से ये विटामिन ए क्या हो जाएगा? काइलोमिक्रॉन के हेल्प से विटामिन हो जाएगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन में तो काइलोमिक्रॉन ने हेल्प किया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में इसका हेल्प करता है प्रोटीन। क्या हेल्प करता है? तो प्रोटीन। तो प्रोटीन इसका एक फ्रेंड प्रोटीन हो गया और एक फ्रेंड काइलोमिक्रॉन हो गया। काइलोमिक्रॉन फैट कंटेनिंग पार्टिकल है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, प्रोटीन इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। चलिए, ये था एब्जॉर्प्शन स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, जिसे हम लोगों ने जाना। तो इतना हो गया। अब हम लोग विटामिन ए के फंक्शंस की बात करते हैं। अब हम लोग विटामिन ए के किसकी बात करते हैं? तो फंक्शंस किसका? तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? वो सब याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अच्छे से आता है। विटामिन ए को कहते हैं क्या? रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। अब इसके हम लोग फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो पहला फंक्शन इसका होगा नॉर्मल विजन का। पहला फंक्शन क्या होगा इसका? नॉर्मल विजन का। दूसरा फंक्शन क्या होगा इसका? ग्रोथ को सपोर्ट करता है, सपोर्ट ग्रोथ
हो सके तो नोट्स बनाएं, क्या कि एग्जाम से पहले क्या होगा, आपको ये हेल्प करेगा। और तीसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट अगर देखें तो ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ये 3 फंक्शन है जो विटामिन ए का होता है। चलिए, हम लोगों ने जान लिया कि इसका फंक्शन नॉर्मल विजन है, सपोर्टिंग ग्रोथ है, ग्रोथ को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमें डिजीज से, बीमारियों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे आके नहीं रुकने वाला है। एक पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन वाले पॉइंट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नॉर्मल विजन में कैसे हेल्प करता है, अब हम ये जानते हैं। चलिए ठीक है, ग्रोथ में हेल्प कर दिया, डिजीज से हम लोगों को बचा लिया, लेकिन नॉर्मल विजन में कैसे ये हेल्प करेगा उसे हम लोग देखते हैं। फिर थोड़ा सा सपोर्टिंग ग्रोथ और प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो नॉर्मल विजन में जब हम आई में चलते हैं तो हमें एक बार आई में ट्रेवल करना होगा। आई में क्या होता है, हम लोग जब ब्राइट लाइट में जाते हैं, ब्राइट लाइट चमकीली धूप में जाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को देखते हैं। लेकिन जब हम फिर ब्राइट लाइट से अंधेरा रूम में आ जाते हैं तो फिर एकाएक दिखना, अंधेरा नहीं, नॉर्मल रूम में अगर आ जाते हैं तो एकाएक कुछ पल के लिए दिखना बंद हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। बस विटामिन ए वहीं पे काम करता है। विटामिन ए वहीं पे काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। आई में 2 सेल होते हैं। आई में होते हैं 2 सेल, एक को बोलते हैं रॉड और एक को बोलते हैं कोन। एक रॉड सेल है और एक कोन सेल है। रॉड सेल कब काम करता है? तो डीम लाइट में रॉड सेल काम करता है। जब हम अंधेरा में आते हैं तो वहाँ रॉड सेल काम करता है। और कोन सेल कब काम करता है हमारे विजन में? जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं। जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो कोन सेल एक्टिव हो जाता है। तो ये सब होता कैसे है? डिम लाइट में रॉड सेल काम करता है, ब्राइट लाइट में कौन सेल एक्टिव हो जाता है। ये सब के पीछे एक टर्म है, जिसे हम लोग एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं रोडोस्पिन। रोडोस्पिन, इसे ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रोडोस्पिन, रोडोस्पिन में क्या होता है? इसमें होता है विटामिन ए, इसमें होता है विटामिन ए और होता है प्रोटीन। और क्या होता है? प्रोटीन। रोडोस्पिन में विटामिन ए होता है और प्रोटीन होता है। याद रखेंगे, ये रॉड सेल और कोन सेल 2 सेल होते हैं। दोनों को चलाता कौन है? रोडोस्पिन चलाता है। क्यों? क्योंकि रोडोस्पिन में मौजूद होता है विटामिन ए और प्रोटीन। तो विटामिन ए और प्रोटीन आखिर क्या करता है कि डिम लाइट में दिखता है? डिम लाइट में क्या करता है कि डिम लाइट में भी हम लोगों को दिख जाता है, और ब्राइट लाइट में क्या करता है कि हम लोग ब्राइट लाइट में भी देख पाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होते हैं। इसके पीछे रीज़न है ये दोनों की दोस्ती। किसकी दोस्ती? तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मैं अगर आपको बताऊं, जब जब विटामिन ए जब विटामिन ए और प्रोटीन में जब विटामिन ए और प्रोटीन में फ्रेंडशिप हो जाता है, जब विटामिन ए और प्रोटीन जुड़ जाता है, हाँ, फ्रेंडशिप हो जाता है, तो हम लोग रात में देख पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अंधेरा में, डार्क में हम लोग देख पाते हैं। हम लोग का विजन, डार्क में हम लोगों का विजन अच्छे तरीके से होता है। कब? जब विटामिन ए और प्रोटीन में फ्रेंडशिप हो जाती है, तो हम लोग रात में, मतलब अंधेरे में भी देख सकते हैं, डिम लाइट में भी देख सकते हैं। लेकिन जब विटामिन ए, ये मानिए ये क्या है, ये विटामिन है, ये भी मायूस है, और ये प्रोटीन है, ये भी मायूस है, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन ए और प्रोटीन दोनों को दूर जाने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन दूर चला गया। लेकिन कहाँ चला गया? दूर चला गया। दूर क्यों गया? तो हम लोगों के लिए दूर गया। जब हम लोग ब्राइट लाइट में जाते हैं, जब हम लोग ब्राइट लाइट में जाते हैं तो ये दोनों दूर चले जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। विटामिन अलग हो गया और प्रोटीन अलग हो गया। तब जा कर के हम लोग ब्राइट लाइट में देख पाते हैं। ब्राइट लाइट में तब हम लोग देख पाते हैं। तो ब्राइट लाइट में रोडोस्पिन में मौजूद विटामिन ए और प्रोटीन दूर हो जाता है, टूट जाता है, तब हम लोग देखते हैं। और जब डीम लाइट में आते हैं तो ये दोनों जुड़ जाता है, तब हम लोग देख पाते हैं। आई होप कि आप लोग
अच्छे से समझ गए होंगे और इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो किस तरह से ये विजन में हेल्प किया हम लोगों ने समझा। अब दो और चीज़ था जो हम लोगों को समझना था। वो क्या था, कैसे ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यही है ना। हाँ, कैसे ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ये हमारे स्केलेटन और सॉफ्ट टिश्यू, ये सब में डेवलपमेंट लाता है ये विटामिन, इसलिए ग्रोथ अच्छे तरीके से होता है। और डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से, तो ये एक लाइनिंग बना देता है, स्किन के ऊपर एक लाइनिंग बना देगा, आईज के ऊपर लाइनिंग बना देगा, इंटेस्टाइन के ऊपर लाइनिंग बना देता है, एक परत जिसको हम कहेंगे, लंग्स के ऊपर एक परत बना देता है, जिससे क्या होता है कि डिजीज से ये अपने आप को बचा पाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिस वजह से ये डिजीज से हमारे वाइटल ऑर्गन को बचाता है, जिससे हमारा शरीर डिजीज से लड़ पाता है और हम लोग प्रोटेक्ट रह पाते हैं। तो हम लोगों ने विटामिन ए को पूरी तरीके से देख लिया, जितना भी चीज़ था। आई होप कि मैं इसे आप लोगों को समझा पाया होऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई समझ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो भी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ जगह समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके बताएं कि कहाँ किस तरीके का दिक्कत आ रही है। तो विटामिन ए के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन डी को। तो कीड़ा का ADE जो था, जिसे हम लोगों ने उलट पलट के कीड़ा बना दिया, तो विटामिन ए हमने पढ़ लिया। अब दूसरा विटामिन जो हम लोगों को पढ़ना है वो है विटामिन डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन डी के बारे में इसका भी एक नाम है, याद रखिएगा, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ये है विटामिन डी का नाम। ए का क्या नाम था, ए का था रेटिनॉल, और डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, डी का नाम है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जानते होंगे कि विटामिन डी धूप से बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं सनशाइन विटामिन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये धूप में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद और कुछ चीज़ है जिससे ये मिलता है, वो हो जाएगा आपको एग हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। लीवर ऑर्गन जो हम एनिमल का खाते हैं, जैसे फिश का खाते हैं, वो सब में मिल जाएगा, बटर में मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिश लीवर ऑयल, अभी हमने आपसे कहा था फिश लिव, अच्छे से मैं लिख दूँ, अगर फिश लीवर ऑयल, ये सबसे विटामिन मिल जाएगा। और इजीएस्ट वे तो सनशाइन विटामिन है ही, मतलब अगर हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, तो ये हमें आसानी से मिल जाता है। इसके अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले भाग में जितना भी चीज़ें, वो ऊपर वाले भाग में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। विलाई होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हम लोगों ने इसे डिस्कस कर रखा है, विलाई होता है, ये विलाई ही एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ए का कौन सा दोस्त था, आप लोगों को अगर याद होगा तो विटामिन ए का एक फ्रेंड था क्लाइमीकोरॉन। तो ये हेल्प करता था इसके किसमें, तो क्योंकि वो फैट कंटेनिंग पार्टिकल था, तो वो विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन में काम करता था। तो अगर हम बात करें विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में, तो इसको भी फैट की ज़रूरत चाहिए, विटामिन डी को भी फैट की ज़रूरत चाहिए, तब जाके ये एब्जॉर्ब होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट की मदद से ये क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्ट फैट की मदद से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, बाकी का सन से जो विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जो धूप सन के रोशनी से जो विटामिन डी मिलता है, वो सब हमारे स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नहीं तो हम लोगों ने सोच रहा था ठीक है, हम लोगों ने विटामिन डी का जो सोर्स फूड है उसे खाया और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो करके। तो फिर सन से जो विटामिन लेते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो सन से जो विटामिन लेते हैं वो स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसे फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाता है। ठीक, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विटामिन ए की तरह, एक सेकंड, हाँ, विटामिन ए की तरह ये भी लीवर में स्टोर हो जाएगा। जैसे विटामिन ए लीवर में स्टोर होता था, ये भी लीवर में स्टोर हो जाएगा।
इसमें भी कुछ पार्ट यूज हो जाएंगे और कुछ पार्ट ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक, बाकी के चीज़ अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ये सब में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था जितना हम लोग इसमें देख रहे हैं। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें, विटामिन डी की फंक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि ये बोन को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। फंक्शन में बोन को ये स्ट्रांग बनाता है। ठीक, एक टर्म आती है बोन को स्ट्रांग करने में जो ये हेल्प करता है, उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। क्या कहते हैं उसे? मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मिनरलाइजेशन ऑफ बोन क्या है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जब किसी बोन में कैल्शियम और फॉस्फोरस जब बोन में स्टोर होता है, किसी बोन, ये अगर बोन है इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर हो गया, तो ये क्या हो गया, काफ़ी स्ट्रांग बोन बन जाता है। ये काफ़ी स्ट्रांग बोन बन जाता है। तो इसी को कहते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। बोन में कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिपोजिशन होना, उसी को हम लोग मिनरलाइजेशन ऑफ बोन कहते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन विटामिन डी का। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में विटामिन ई। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? विटामिन ई। तो ए हमने देख लिया, हमने डी देख लिया, अब हम लोग ई देखने वाले हैं। विटामिन ई का भी अपना नाम है, या ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। ए का क्या था? रेटिनॉल। डी का क्या था? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई। अब ये कहाँ से मिलता है? तो ये प्लांट फूड में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, प्लांट में कुछ तो ज़्यादा है, हाँ है, प्लांट फूड में विटामिन ई ज़्यादा है, क्योंकि ए तो मिलने से रहा, ए तो ज़्यादा था नहीं, जो भी था वो, अब आप लोगों को याद होगा कि वो किसके फॉर्म में था, वो कैरोटेनॉइड के फॉर्म में किस में था? तो प्लांट फूड में था। जब हम विटामिन ई में आते हैं तो विटामिन ई में प्लांट फूड में ही विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एनिमल फूड में फिर क्या कहेंगे हम? तो एनिमल फूड में ये उल्टा हो गया, विटामिन ए जिस तरीके से एनिमल फूड में ज़्यादा था, तो विटामिन ई एनिमल फूड में कम पाया जाता है। ठीक, तो कुछ कुछ एनिमल फूड है जिसमें मिल जाएगा, वो आपका हो गया एग हो गया, यॉक हो गया, बटर हो गया, ये सब में मिल जाता है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट फूड में जो मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपका वेजिटेबल ऑयल हो जाएगा, उसमें आपका ऑयल सीड हो जाएगा, पल्स हो जाएगा, जितने भी लेंटिल्स हैं वो सब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ विटामिन ई के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज को देख लेते हैं। तो क्योंकि ये भी फैट में घुलने वाला विटामिन है, तो इसे भी चाहिए फैट के साथ फ्रेंडशिप, फैट के साथ मिलकर के ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, फिर बाकी जितने भी फैट कंटेनिंग विटामिन है, उसके तरह ये भी लीवर में जाकर के क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। कुछ पार्ट यूज हो जाएंगे, कुछ पार्ट स्टोर हो जाएंगे। एज ऑलवेज, जैसा हमने विटामिन ए और डी के बारे में देखा, वही हाल विटामिन ई के बारे में भी है। विटामिन ई में एक अंतर क्या है? लीवर में ये ज़्यादा स्टोर नहीं होता है। विटामिन ई जो है वो लीवर में ज़्यादा स्टोर नहीं होता है। इसका स्टोरेज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? इसका स्टोरेज मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, ये एक्सेप्शनल है कि विटामिन ई का स्टोरेज आपको मिलेगा मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू वो हुआ जो हमारे स्किन के अंदर, अगर ये मानिए स्किन है, स्किन के अंदर एक लेयर बना होता है, वहीं पे एडिपोज टिश्यू रहता है, और उस जगह विटामिन ई क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस बात को आप स्टार मार्क कर लीजिए कि विटामिन ई जो है वो मसल्स में स्टोर होगा और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। एडिपोज टिश्यू वो है जो हमारे स्किन के नीचे लेयर बनाता है। चलिए, इतना आप लोगों को क्लियर है। चलिए,
अब हम लोग इसके फंक्शन को देख लेते हैं कि आई होप कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। विटामिन ई के बारे में जो एक्सेप्शनल पॉइंट था वो यही था कि बाकी सारे विटामिन के तरह ये लीवर में स्टोरेज नहीं लेता है, बहुत कम होता है। मेजर स्टोरेज इसका मसल्स में होगा और एडिपोज टिश्यू में होगा, इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। बाकी के जितने भी फैट में एब्जॉर्ब होने वाले विटामिन हैं, ए डी, ये सब आपको लीवर में स्टोर होंगे, लेकिन ई जो है वो लीवर में नहीं, मसल्स और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होंगे। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आता है। चलिए अब हम इसके फंक्शंस की बात कर लें। सॉरी, फंक्शंस को देखें तो ये प्रोटेक्शन देता है। विटामिन ए का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। अरे अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये मसल्स में होता है, ये एडिपोज टिश्यू में होता है। तो एडिपोज टिश्यू में होने का रीजन ही है कि ये हमारे स्किन को स्किन के नीचे का जो ऑर्गन है उसे बचाता है। जो भी खतरनाक रेडिएशन हो गया या कोई डिजीज हो गया, वो सबको ये बाहर ही रोकता है अंदर जाने से। इसलिए इसका काम, मेजर काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन देता है। किसको? हमारे शरीर को। चलिए, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट दो चीज़ को प्रोटेक्शन देगा वो देगा ये विटामिन ए को प्रोटेक्शन, विटामिन ए को प्रोटेक्शन देगा, और विटामिन सी को। ए और सी क्यों? क्योंकि ए की बात कर लें तो ये हमारे लिवर में स्टोर होता है, मेजर फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। तो इसके प्रोटेक्शन का भी काम किसका है? तो विटामिन ई का है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैट में एब्जॉर्ब है तो फैटी एसिड से दोस्ती, फ्रेंडशिप होगा ही। तो अनसैचुरेटेड किसका? तो अनसैचुरेटेड वो हो गया जो अभी सैचुरेट नहीं है, जिसका वर्क अभी नहीं हो पाया शरीर में, जो अभी रॉ मटेरियल के तहत रखा हुआ है, उसे प्रोटेक्ट करता है कौन? विटामिन ई। तो विटामिन ई से इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है और इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं विटामिन के पे। विटामिन के में ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जानने के लिए विटामिन के ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन फिर भी जान ले तो ये प्लांट फूड से भी प्राप्त होता है और एनिमल फूड से भी ये हमें मिल जाएगा। प्लांट में हमें हरी पत्ती वाली सब्जियां जो हो गई उससे मिलेगा, और एनिमल में हमें यॉक, मिल्क, लीवर, ये सब चीज़ से मिल जाता है। तो आधा, और एक इम्पॉर्टेंट बात के बारे में कहूँ तो आधा जो है मतलब हाफ विटामिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बन जाता है, ऑटोमेटिक बनता है, और हाफ जो है वो फूड सोर्स से हम लोगों को मिलता है। इसके एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज की बात अगर करें विटामिन के की, तो इसको भी चाहिए फैट का हेल्प, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहाँ? तो ढेर सारे बॉडी टिश्यू में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? तो बॉडी टिश्यू में। ये कहाँ पे? तो बॉडी टिश्यू में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये काफ़ी लो अमाउंट में शरीर में, काफ़ी लो अमाउंट में ये हमारे बॉडी में मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि इतने लो अमाउंट में है तो इसका काम क्या है? चलिए इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। इसका एक ही फंक्शन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे कि ब्लड को क्लॉट करने का काम कौन करता है? तो ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है विटामिन के। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये ब्लड को क्लॉट कैसे कर देता है? ये एंटी ब्लीडिंग कैसे है? ब्लड क्लॉट करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी ब्लीडिंग। आप कहेंगे कि ये ब्लड को क्लॉट कैसे करता है? तो विटामिन के क्या करता है? तो विटामिन के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जिसका आप लोग नाम ज़रूर से याद कर लें क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये आता है, और वो है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, PROTHROMBIN। इस प्रोथ्रोम्बिन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? तो प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। तो विटामिन
के जो है वो एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, एंटी ब्लीडिंग का काम करता है, मतलब ब्लड को क्लॉट यही करता है। तो विटामिन के से आपको एंटी ब्लीडिंग याद रखना है, और एंटी ब्लीडिंग किसके मदद से, तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की मदद से क्या करता है, इसे आप लोग याद कर लें, इसे आप लोग स्टार मार्क्स बना के रख लें। ठीक है, चलिए, ये था जितने भी फैट में एब्जॉर्ब होने वाले, डिजॉल्व होने वाले विटामिन था, उसे हम लोगों ने देख लिया। अगर एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन करें तो क्या कर सकते हैं कि विटामिन ए का क्या काम था, मेन काम था विजन इन डीम लाइट। ठीक, विटामिन ए का अगर हम मेन काम देखें, रॉड सेल कौन सेल हम लोगों ने तो देखा। अगर क्वेश्चन आता है तो मेजर काम इसका होता है विजन इन डीम लाइट। कब, जब ये डीम लाइट में क्या करता है, तो विटामिन ए प्रोटीन के साथ फ्रेंडशिप करता है और डीम लाइट में हमें देखने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन करता है, जिसे हम लोग मिनरलाइजेशन ऑफ बोन कहते हैं, हम लोगों ने देखा। विटामिन ई की बात करें अगर हम लोग, तो विटामिन ई का इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि ये मसल्स में स्टोर होता है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करता है कौन, विटामिन ई। अब आते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। विटामिन के एंटी ब्लीडिंग विटामिन है, और इसमें हम लोगों ने प्रोथ्रोम्बिन का नाम हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है विटामिन के, जिससे एंटी ब्लीडिंग में हेल्प मिलती है। चलिए, इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों को पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है, इसमें आपको हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन हैं वो सब, और विटामिन सी। तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन हैं, एक नज़र हम लोग उस पर डाल लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लें, इसके नाम को नोट कर लें और उसे एक बार ज़रूर देखें। सबसे पहला है विटामिन B1 को देखते हैं। B1 का नाम क्या है, थियामाइन। इसे आप लोग नोट कर लें। B1 को क्या कहते हैं, थियामाइन। B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेवाइन, फ्लेविन भी जिसे कहेंगे, राइबोफ्लेविन। B3 को हम लोग बोलते हैं नियासिन। B4 को हम लोग बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड। चलिए, उसके बाद आता है, सॉरी B4 नहीं, पेंटाथेनिक है तो B4 नहीं होगा, ठीक, B5 होगा। B1 B2 B3 फिर B5, फिर आता है B6। B6 का नाम है पैरिडॉक्सिन, इसे आप लोग नोट कर लें, काम आएगा। उसके बाद आता है B7 को हम लोग बोलते हैं बायोटीन। उसके बाद कहते हैं B9 आता है, B9 को हम लोग कहते हैं फॉलिक एसिड। B9 को कहते हैं। और फिर आता है B12 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोबाला। अच्छे से मैं लिख दूं, इसे आप लोग नोट ज़रूर करेंगे। B12 को, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामीन। चलिए, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन। इसमें से जो हमें आज पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है, जो जो सिलेबस में हम लोगों के है, B1 को जानना है, B2 को जानना है, B3 को जानना है, B9 को जानना है, B12 को जानना है। लेकिन आप लोग हर एक चीज़ को याद करें, क्योंकि आगे अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो ये सबके नाम पूछे जाते हैं, तो इतना आप लोग याद रख लें, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। इसमें से हम लोग B1 B2 B3 B9 और B12 को अभी पढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं बी कॉम्प्लेक्स पे। बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को नहीं बताया। ये कंसिडरेबल अमाउंट में पाया जाता है,
जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन था ADE वो अगर ज़्यादा होता था तो हमारे लीवर में स्टोर होता था, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो अगर ज़्यादा होगा तो वो एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन के द्वारा, फेसेस के द्वारा बाहर। ठीक, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जितना हम लोग यूज करते हैं उतना ही हमारे शरीर में रहता है और एक्सेस यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये एज ए को एंजाइम काम करता है। ये एज ए को एंजाइम काम करता है। तो को एंजाइम क्या है? तो देखिए, अगर ये एंजाइम है, ये मानिए एंजाइम है, ये शांत है। अगर इससे दूर चला गया को एंजाइम, अगर इससे दूर चला गया को एंजाइम तो ये रूठ जाएगा। और अगर को एंजाइम इसके पास आ गया, अगर को एंजाइम इसके पास आ गया तो ये क्या होगा? स्माइल करना शुरू कर देगा। ये स्माइल करना क्या करेगा? शुरू कर देगा। इसका मतलब समझिए कि ये अगर एंजाइम है, एंजाइम के साथ अगर को एंजाइम मिलेगा तो ही जा कर के ये फंक्शन कर पाएगा। तो यही है को एंजाइम। ठीक, तो एंजाइम के साथ को एंजाइम को रहना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के एंजाइम काम करेगा। अकेला एंजाइम काम नहीं करेगा, को एंजाइम का होना ज़रूरी है। तो बी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो को एंजाइम है। मतलब बी कॉम्प्लेक्स को एंजाइम है, मतलब एंजाइम के साथ मिल करके काम करता है और ये फिर मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन हैं अभी जिससे हम लोगों ने पढ़ा, वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन हैं, थियामाइन, राइबोफ्लेवाइन, नियासाइन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन, B1, B2, B3, B9, B12, ये सब कोएंजाइम है। ये सब क्या है? कोएंजाइम है जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का काम करता है। चलिए, इसमें अगर हम लोग विटामिन B1 को देखें, B1 क्या था आप लोगों को याद होगा, ध्यान में लाइए। थियामाइन था, B1 क्या था? B1 था थियामाइन। ठीक, थियामाइन। ये कहाँ मिलेगा हमें? तो फैट, ऑयल और शुगर को छोड़कर सारे फूड में मिलेगा B1। थियामाइन कहाँ कहाँ मिलेगा? तो इसको कहाँ मिलेगा वो नहीं जानना है, थियामाइन कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा वो देखते हैं। तो अगर हम लोग फैट देख लें, फैट में तो रहेगा नहीं क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, ऑयल में रहेगा नहीं क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, और फिर शुगर। ठीक है, तो फैट, ऑयल तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा क्योंकि विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, और शुगर। ये तीन चीज़ को छोड़कर जितने भी फूड हैं उसमें आपको B1 थियामाइन मिल जाएगा। एनिमल और प्लांट फूड दोनों में मिलेगा ये। ठीक, एनिमल में और प्लांट फूड में दोनों में ये आराम से मिल जाएगा, बस फैट, ऑयल और शुगर में नहीं होने चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि एनिमल में तो फैट बहुत होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई फिश है, वो फिश पूरी तरह से ड्राइड फिश है, उसमें B1 मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं विटामिन किस पे? B2 क्या था? B2 था राइबो, मैं अलग कलर से इसे कर लिखता हूँ। तो चलिए, B2 था, B2 को क्या बोलते थे हम लोग? राइबोफ्लेविन। B2 कहाँ कहाँ मिलेगा? तो जितने भी ग्रेन हैं और पल्स हैं, किसमें किसमें? ग्रेन में मिलेगा, अनाज में, और पल्स, दाल में, ये सब में हमें B2 मिल जाता है, राइबोफ्लेविन। इसका फंक्शन क्या है? इसका भी फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जैसा कि B1 का है। तीसरा विटामिन है फिर कौन सा? B3 का नाम क्या है? नियासिन B3 का नाम है। इसका ये कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ये हमें मिल जाता है सीरियल्स से, सीरियल्स, पल्सेज, पल्सेस, फिश, पोल्ट्री। अगर अच्छे से राइटिंग नहीं जा रहा है तो आप लोग सुने और सुन करके नोट डाउन कर लें। और ऑयल सीड, ये सब में नियासिन मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तो एक इसमें भी आप लोग याद रखेंगे, एक टर्म है, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। एक टर्म है, इसे ध्यान में रखेंगे। नियासिन जब भी सोचें तो ट्रिप्टोफैन ये मिल्क प्रोटीन है। ये क्या है? ये मिल्क प्रोटीन है। ये ट्रिप्टोफैन मिल्क प्रोटीन है। तो नियासिन क्या करता है? कैन ऑल्सो फॉर्म्ड,
ठीक है, इन आवर बॉडी फ्रॉम एन एमिनो एसिड कॉल्ड ट्रिप्टोफॉर्म। तो इसके मदद से भी नियासिन हमारे शरीर में बन जाता है। आई होप कि आप लोग इसे समझ लिए होंगे। समझना कुछ नहीं है कि मिल्क का एक प्रोटीन है ट्रिप्टोफैन, और इसके हेल्प से भी नियासिन क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक, इसका भी फंक्शन वही होगा सबके तरह, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। अब हम लोग आते हैं B9 पे। B9 का नाम आप लोगों को याद होगा, फॉलिक एसिड। B9 का नाम क्या है, फॉलिक एसिड है। B9 कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ये हमें मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से ये हमें मिलेगा, और ऑर्गन मीट से ये हमें मिल जाएगा। ये स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर में। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, B9 कहाँ स्टोर होता है, इसका स्टोरेज होता है लीवर में। इसका स्टोरेज कहाँ होता है, लीवर में। इसका फंक्शन क्या है, बात करें फंक्शन की, तो ये ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर बात करें फंक्शन की, तो ये ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो आरबीसी प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, तो आरबीसी के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। ध्यान रखेंगे कि विटामिन B9 ब्लड फॉर्मेशन और आरबीसी डेवलपमेंट में काम करता है। अब आखिरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है B12। B12 जिसका क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप लोग याद रखेंगे, कोबालामाइन, जिसे हम लोग साइनो कोबालामाइन भी कहते हैं। साइनो अच्छे से मैं लिख दूँ, साइनो कोबालामीन। ठीक, B12 ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल ऑरिजिन फूड में मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, विटामिन ए की तरह ये भी एनिमल ऑरिजिन फूड में ही सिर्फ मिलेगा। ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन सर्टेन हेल्पफुल बैक्टीरिया में भी ये सिंथेसाइज होता है। हेल्पफुल इतना जानने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। एब्जॉर्ब्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। और इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, एक्सेस अगर हुआ तो ये फेसेस के द्वारा, ठीक है, ये फेसेस के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, चलिए फंक्शन की बात करें तो प्रॉपर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम एंड बोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे कि इसका अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम है और बोन मेरो है, इसे याद रखेंगे। ये तीनों चीज़ के फंक्शनिंग में आपको विटामिन B12 काफ़ी हेल्प करता है। तो विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जो भी था उसे हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया। अब हम लोग विटामिन C को देखते हैं। अब आता है लास्ट विटामिन इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट है, वो है विटामिन C। विटामिन C से एक ही क्वेश्चन बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेश फूड विटामिन। बस इतना ही ध्यान रखना है कि विटामिन C को क्या बोलते हैं, फ्रेश फूड विटामिन बोलते हैं। विटामिन C का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन C का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, फ्रेश फूड विटामिन है, क्योंकि ये फ्रेश फूड वेजिटेबल में मिलता है। फ्रेश वेजिटेबल जो भी है उसमें आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका ऑरेंज, लाइम, लेमन, ठीक, आंवला ध्यान रखेंगे कि आंवला ये चीपेस्ट सोर्स है विटामिन C का। आंवला विटामिन C का सबसे सस्ता स्रोत है। ठीक, इसे याद रखेंगे, जब क्वेश्चन आए तो विटामिन C का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, तो विटामिन है। इसके साथ साथ ये ग्रीन चिली में मिल जाता है, कैस्पियम में मिल जाता है विटामिन C। इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, अगर स्टोरेज की बात करें, विटामिन C के स्टोरेज की बात करें, तो वो आपको स्प्लीन में स्टोर होगा, ये आपको बोन मेरो में स्टोर होगा, ये आपको लीवर में स्टोर होगा। ठीक, पैनक्रियाज और किडनी, ये सारे जगह पे आपका ये स्टोर हो जाता है। ठीक, फंक्शन की बात करें, काफ़ी कम फंक्शन है इसका। अगर देख लें तो ये घाव को भरने का काम करता है, वॉन्ड हीलिंग में मदद करता है। ठीक, क्योंकि ये एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, तो
एक प्रोटीन है जिसका नाम है कोलाजेन। इस कोलाजेन का ये निर्माण करता है और ये कोलाजेन घाव को भरने में काफ़ी हेल्प करता है। कोलाजेन क्या, ये याद रखिएगा, कोलाजेन क्या है तो प्रोटीन है। कोलाजेन प्रोटीन है जिसकी मदद से विटामिन सी क्या करता है, वॉन्ड हीलिंग, घाव भरने का काम करता है। दूसरा फंक्शन इसका अगर हम देखें तो डीलिंग विद डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस से भी ये लड़ने में हम लोगों का हेल्प करता है। डिस्ट्रेस से लड़ने में हेल्प कैसे करेगा, तो दो हार्मोन हैं, याद रखेंगे, एक का नाम है एपिनेफ्रिन, एक का नाम है एपिनेफ्रिन और दूसरे का नाम है नोरेपाइनिफेरिन। क्या नाम है, नोरे, अच्छे से मैं लिख दूं अगर तो नोरेपाइनिफ्रिन। ठीक, ये दो हार्मोन है जिसकी मदद से ये डिस्ट्रेस से लड़ने में हम लोगों का हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन इसका हो गया आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन को भी एब्जॉर्ब करने का ये अच्छा काम करता है। एब्जॉर्प्शन किसका, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इतना ही फंक्शन था इसका जो हम लोगों को जानना था। तो आज का यूनिट 4 में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।